टॉपिक है उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयंप्रभा, मॉक्स इत्यादि। तो इसका पहला पार्ट बनाते हैं हम। आज की वीडियो में आप देखेंगे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। तो शुरू करते हैं उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अधिगम केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ। उच्च अधिगम शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति और दूसरा है अध्यापक केंद्रित पद्धति। तो जो शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ हैं, इस प्रकार की शिक्षण पद्धति में वैसे तो शिक्षार्थी सबसे प्रमुख होता है, लेकिन इसमें शिक्षक दोहरी भूमिका निभाता है। इस विधि में शिक्षक या निर्देशक एक ही समय में शिक्षक एवं अधिगमकर्ता दोनों होता है, मतलब शिक्षक भी और शिक्षार्थी भी। शिक्षण में सफलता के लिए आवश्यक है कि शिक्षक परिवर्तित हो रही घटनाओं पर एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी रखे, यानी कि अपडेट रखे अपनी नॉलेज को। तो वो शिक्षक जो है, शिक्षार्थी भी रहता है कि नॉलेज को अपडेट करता है अपनी, और वो शिक्षक भी होता है कि स्टूडेंट को फिर आगे देता है। जब उसका ज्ञान अपडेट होगा तभी वह शिक्षण का कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। अपडेट बोलते हैं अद्यतन, हिंदी में कहते हैं अद्यतन। इसमें शिक्षार्थियों को आवश्यक जानकारियाँ समय पर मिल जाती हैं। पूछताछ आधारित उपागम, परिचर्चा विधि एवं परिचर्चा के द्वारा हिल व्याख्यान मॉडल। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण पद्धति के प्रमुख उदाहरण हैं। अध्यापक केंद्रित पद्धति, यह पद्धति शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति है। इस पद्धति में शिक्षक किसी विषय के ज्ञाता के रूप में भूमिका निभाता है। इस पद्धति में छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह शिक्षक से ही प्राप्त करते हैं। यह वह पद्धति है जो सामान्य रूप से उपयोग में लाई जाती है। इसमें विषय को समझाने के लिए शिक्षक शिक्षार्थी को उचित निर्देश और सलाह देते हैं। व्याख्यान पद्धति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को पूरी तरह से मानते हैं। टीचर बताता है और बच्चे मानते हैं, तो टीचर केंद्रित होती है। अब हम विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं, तो डिस्कस करते हैं। परिचर्चा पद्धति, इस पद्धति में कई लोग भाग लेते हैं। परिचर्चा पद्धति मतलब डिस्कशन मेथड। इस पद्धति में कई लोग भाग लेते हैं और चर्चा के माध्यम से किसी प्रश्न का हल या समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। सभी मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इस पद्धति का उपयोग किसी समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए किया जाता है। यह शिक्षार्थियों में चिंतन कौशल को विकसित करती है और उन्हें सीखने की प्रक्रिया, मतलब अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। पर इस पद्धति के मुख्य लाभ इस प्रकार है। हम हर पद्धति के लाभ और दोष की भी बात करेंगे। तो इसकी जो आपकी डिस्कशन मेथड है, ये परिचर्चा पद्धति है, इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थी के ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग करने से विद्यार्थी की भागीदारी बढ़ती है तथा प्राप्त परिणाम ज़्यादा स्थायी होते हैं। इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थी में अधिगम या सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है, क्योंकि वो खुद ही उसमें हिस्सा लेकर सीखते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है वो भी ज़्यादा स्थायी होता है और सीखने के प्रति रुचि भी जागृत होती है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। इस पद्धति के मुख्य दोष इस प्रकार हैं। इस पद्धति के लिए उच्च कौशल युक्त निर्देशक या शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस पद्धति के लिए विद्यार्थियों का पहले से तैयार होना आवश्यक है। और तीसरा है, इस पद्धति का एक दोष ये भी है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है और केवल सीमित या छोटे समूह को निर्देशित कर सकती है। ये इसके दोष हैं। अगला है व्याख्यान पद्धति। इस पद्धति में शिक्षक सबसे प्रमुख होता है, जिसे आप लेक्चर मेथड बोलते हो। इसे बोलकर पढ़ाना पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का उपयोग सभी स्तरों तथा सभी कक्षाओं में किया जा सकता है, लेकिन इस पद्धति की सफलता या असफलता
शिक्षक के व्यक्तित्व एवं कौशल पर निर्भर होती है। महाविद्यालय स्तर के शिक्षण के लिए यह पद्धति अत्यंत लाभकारी होती है। देखते हो आप, वहाँ पर लेक्चर दिए जाते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को अतिरिक्त विषय वस्तु प्रदान की जाती है। तो इस पद्धति के लाभ, जो आपकी लेक्चर पद्धति है, उसके लाभ हैं। इस पद्धति से समय तथा धन की बचत होती है। ये पद्धति विषय को रुचिकर बनाती है। ये पद्धति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थी में एकाग्रता की शक्ति का विकास होता है। ये पद्धति निष्कर्ष एवं समीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इस पद्धति के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होते हैं और इस पद्धति के दोष भी इतने ही हैं। इस पद्धति के लिए उच्च कौशल युक्त निर्देशक या शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। इस पद्धति का एक सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें शिक्षक पर अत्यधिक भार आ जाता है तथा इसे अधिगम के लिए उचित नहीं माना जाता। ये पद्धति सभी शिक्षकों के लिए उचित नहीं है। इसे नीरस और रूढ़िवादी विधि भी माना जाता है। यह पद्धति वहीं अच्छा परिणाम दे सकती है जहां उच्च स्तर के शिक्षक होते हैं। इस पद्धति में सामान्यतः विद्यार्थी निष्क्रिय से रहते इस पद्धति में सामान्यतः शिक्षार्थी जो हैं निष्क्रिय रहते हैं तथा वे कक्षा में साधारण श्रोता के समान मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। प्रदर्शन पद्धति। इस पद्धति में पूरी विषय सामग्री को इस प्रकार छोटे चरणों में प्रस्तुत किया जाता है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी भी इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस पद्धति में शिक्षक विद्यार्थी को किसी विषय या टॉपिक को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का सहारा लेता है। इसके अलावा वे विद्यार्थी के सामने किसी मॉडल, मानचित्र या ग्लोब आदि का प्रदर्शन कर सकता है। जैसे ग्लोब या मानचित्र का प्रयोग करते हुए शिक्षक द्वारा विश्व के विस्तार को समझाना। तो ये प्रदर्शन पद्धति में होता है। ऐसे ये पद्धति अन्य विषयों के साथ ही गणित एवं सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विशेष रूप से लाभकारी होती है। भाषा शिक्षण में भी इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। इस पद्धति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। ये पद्धति सभी विषयों के लिए उपयोगी होती है। ये विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। ये पद्धति विद्यार्थियों की अनेक शक्तियों का विकास करती है। ये उन्हें अस्थायी ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। ये पद्धति शिक्षकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है क्योंकि प्रदर्शन के माध्यम से वे किसी अवधारणा या सिद्धांत को आसानी से छात्रों को समझा सकते हैं। तो टीचर को समझाना आसान हो जाता है ऐसे, लेकिन इसके मुख्य दोष भी हैं इस प्रकार से। इस पद्धति का मुख्य दोष ये है कि ये केवल शिक्षक के प्रदर्शन करने तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके उपरांत भी इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों का निरीक्षण एवं अवलोकन किए जाने की जरूरत पड़ती है। इस पद्धति के द्वारा शिक्षण तभी संभव होता है जब अच्छे साधन एवं उपकरण उपलब्ध हो। ये पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित पद्धति है तथा इसकी सफलता पूरी तरह से शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। इस पद्धति में उचित समायोजन की आवश्यकता होती है तथा इसे सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं माना जाता। ये सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है और टीचर के प्रदर्शन पर निर्भर करती है कि वो कैसे प्रदर्शन करता है। फिर है आपकी टोली शिक्षण पद्धति, टीम टीचिंग मेथड। इस पद्धति का विकास अमेरिका में हुआ था। वर्तमान समय में इसे शिक्षण की एक लोकप्रिय पद्धति माना जाता है। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका की सेना को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। इस पद्धति में या तो एक शिक्षक होता है या शिक्षकों की एक टीम होती है जो पूरी टोली या समूह के सदस्यों को शिक्षा या प्रशिक्षण देती है। इस पद्धति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। ये पद्धति अनुदेशात्मक संगठन का एक विशिष्ट प्रकार है जो औपचारिकता पर आधारित होता है। इस पद्धति में शिक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी होती है एवं अनुदेशन पूरी तरह से पूर्व नियोजित एवं सुव्यवस्थित होता है।
इस पद्धति में विषय को समझाने के लिए दृश्य सामग्री का पूरी तरह उपयोग किया जाता है। यह पद्धति अधिगम प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इस पद्धति में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को वाद विवाद की सहायता से नए ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। इस पद्धति द्वारा शिक्षण करने से मानव संबंध का विकास होता है। ये छात्रों को सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस पद्धति का प्रयोग करने से शिक्षक को विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का सामना नहीं करना पड़ता। इस पद्धति द्वारा शिक्षण प्रदान किए जाने वाले विद्यार्थी को विशेषज्ञों एवं अनुभवी अध्यापकों से लाभ प्राप्त होता है। वे नियोजित तरीके से शिक्षण प्राप्त कर पाते हैं। इतने सारे लाभ के बाद भी इस पद्धति में कुछ दोष भी हैं, जो इस प्रकार हैं। यह शिक्षण पद्धति परस्पर सहयोग एवं सफलता पर आधारित होती है। टोली शिक्षण पद्धति पूर्व नियोजित योजना पर निर्भर होती है। यदि टोली का कोई एक सदस्य अनुपस्थित हो जाए तो टोली शिक्षण में बाधा होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण इस शिक्षण पद्धति में सामंजस्य का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण शिक्षण कार्य में कठिनाई आती है। यह शिक्षण पद्धति महाविद्यालयों पर अतिरिक्त आर्थिक व्यय का भार डालती है। भूमिका निर्वहन पद्धति शिक्षण की इस पद्धति में एक ही कक्षा में कई अध्यायों को एकीकृत किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे पुनरावृत्ति पद्धति भी कहा जा सकता है। इस पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता को जांचा जाता है। इस पद्धति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। ये पद्धति विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित होने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पद्धति विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार करती है। ये अधिगम में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। और इस पद्धति के मुख्य दोष इस प्रकार हैं। इस पद्धति का मुख्य दोष यह है कि इसमें दल के सदस्य कई बार एक दूसरे से परिचित नहीं होते, जिसकी वजह से वे अधिगम के समय स्वयं को असहज महसूस करते हैं। इस पद्धति द्वारा शिक्षण में विद्यार्थी कई बार उबाऊ महसूस करने लगते हैं। अभी आपका कार्यक्रम मुक्त निर्देशन पद्धति। शिक्षण की ये पद्धति स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित होती है। इस पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब विद्यार्थी के साथ कक्षा में देर से आने, अनुपस्थित रहने या ना समझ में आने जैसी समस्याएं होती हैं। ये पद्धति विद्यार्थियों को उपचारात्मक निर्देशन प्रदान करती है। इस पद्धति द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को पुनः अधिगम की धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। ये पद्धति अच्छे विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को तेज बनाती है। इस पद्धति द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जांचा जाता है। इससे उनके ज्ञान कौशल के स्तर की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। इस पद्धति के मुख्य लाभ निम्न प्रकार हैं। इस पद्धति के मुख्य लाभ हैं। यह पद्धति पाठ्यक्रम को अंत तक पूरा करने में सहायता करती है। यह पद्धति विद्यार्थियों में असफलता दर को कम करती है। यह पद्धति समय की बचत करती है तथा विद्यार्थियों को आत्मनिर्देशन हेतु तैयार करती है। इस पद्धति का एक दोष ये है कि इसमें बड़े स्तर पर तैयारी की आवश्यकता होती है। इस पद्धति द्वारा शिक्षण किए जाने से धन ज़्यादा खर्च होता है। इस पद्धति के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे प्रशिक्षकों के अभाव में इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आपकी सेमिनार पद्धति। शिक्षण की इस पद्धति में बहुत सारे विद्यार्थी और शिक्षक भाग लेते हैं। इस पद्धति के द्वारा किसी उन्नत अध्ययन या शोध परियोजना पर कार्य कर रहे समूह को निर्देश दिया जाता है। इस पद्धति में किसी समस्या का बातचीत करके हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसमें सेमिनार में भाग ले रहे लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस पद्धति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। ये पद्धति सहभागियों को सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करती है। यह पद्धति सहभागियों में अभिप्रेरणा एवं उत्साह का संचार करती है। और इस पद्धति के दोष भी हैं। इस पद्धति के लिए उच्च स्तर के प्रशिक्षित शिक्षक एवं निर्देशकों की आवश्यकता होती है।
ये पद्धति शिक्षण की अन्य विधियों की तुलना में ज़्यादा खर्चीली होती है। मानसिक उत्तोलन पद्धति, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। मानसिक उत्तोलन अध्यापक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वे पद्धति है जो विद्यार्थी की सहभागिता में वृद्धि करती है। जब एक शिक्षक किसी विषय के बारे में बताता है तो इसके माध्यम से विद्यार्थी के मस्तिष्क या विचारों का शुद्धिकरण या मंथन किया जाता है। इसमें नए विचारों का जन्म होता है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न पक्षों पर अपने विचार को प्रकट करने के समय ये पद्धति विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती है। इस पद्धति में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रकट करने का अवसर मिलता है। ये एक ऐसी शिक्षण विधि है जो शिक्षार्थी के मस्तिष्क में हलचल या झंझावात उत्पन्न करती है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी में काल्पनिक सर्जनशील भावनाओं का विकास करना होता है। मानसिक उत्तोलन विचारों की उत्पत्ति का सबसे शक्तिशाली साधन है। इसमें किसी विशेष समस्या या उप समस्या का उपयोग किया जाता है। ये पद्धति कमजोर विद्यार्थियों को सबल बनाने में सहायता करती है। ये विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति के विकास में सहायता करती है। इस विधि से शिक्षार्थी अकेला नहीं बल्कि समूह में सीखता है। यहाँ शिक्षार्थियों के सामने नई और जटिल समस्याएं प्रस्तुत की जाती है। शिक्षार्थियों का समूह उन समस्याओं पर खुलकर विचार करता है और समस्याओं का समाधान निकालता है। इस विधि से शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को सक्रिय एवं जटिल समस्याओं का समाधान इस विधि से शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और जटिल समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उकसाया जाता है। इस पद्धति के कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार हैं। इस पद्धति में काफ़ी समय लगता है। कई बार विद्यार्थी सार्वजनिक रूप से विचारों को प्रकट करने में झिझकते हैं। टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति विधि, ये विधि श्रव्य एवं दृश्य दोनों प्रकार की होती है। इस विधि का सबसे अच्छा उदाहरण यूट्यूब या किसी एप्लीकेशन से वीडियो देखकर पढ़ना है। गुण, इस विधि के गुण हैं, इस विधि के माध्यम से हम विषय विशेषज्ञों से आसानी से पढ़ सकते हैं। इस विधि के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले अध्यापक किसी भी स्थान पर एवं किसी भी समय प्रत्येक विद्यार्थी को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे यूट्यूब से पढ़ना है। दोष, इस विधि के कुछ दोष भी हैं। इस विधि में उचित फीडबैक की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये विधि छात्रों के लिए ज़्यादा सही साबित नहीं हो पाती है। जैसे यूट्यूब वीडियो से कंफ्यूज होने पर कमेंट करने पर तुरंत रिप्लाई नहीं आता है। तो ये इसका दोष है कि एकदम से आप पूछ नहीं सकते हैं, एकदम से आपको रिप्लाई नहीं मिलता है। सामने से पढ़ने में और ऐसे पढ़ने में फ़र्क होता है। समीक्षा नीति संबंधी विधि, किसी भी कार्य या किसी भी शिक्षण विधि का पुनरावलोकन करना ही समीक्षा विधि कहलाता है, या किसी भी किए गए कार्य का निरीक्षण करना। जैसे किसी कार्य को करने के बाद उस कार्य को गौर से देखना कि वह कार्य कितना सही हुआ है। इसका उद्देश्य है कक्षा में चल रहे अध्यापन की प्रगति का लेखा-जोखा करना, कक्षा में क्या चल रहा है, पाठ्यक्रम कितना हो चुका है, जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना। यह शिक्षण विधि उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों आधारों पर कार्य करती है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर अध्यापन करवाया जाता है। यहाँ शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता और छात्र शिक्षकों के सवालों का जवाब देते हैं। इस विधि में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर अध्यापन कराया जाता है। यहाँ शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्र शिक्षकों के सवालों का जवाब देते हैं। इसमें शिक्षक प्रेषक और छात्र प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह टू वे कम्युनिकेशन की विधि है। यहाँ छात्रों द्वारा फीडबैक मिलते ही शिक्षण पूर्णतः संपन्न माना जाता है। इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। फिर है आपका सुपुर्द नियम अधिन्यास कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड। इस विधि को हस्तांकित कार्य विधि भी कहते हैं। छात्रों के विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है।
जैसे अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराना, सर्वेक्षण करना आदि। इस विधि में छात्रों की सुविधा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस विधि में छात्र को स्वतंत्र होकर कार्य करने का मौका मिलता है। इस विधि के द्वारा विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, प्रयोगात्मक, वैज्ञानिक और समस्या समाधान जैसी क्षमताओं का विकास होता है। ये विधि छात्र में स्वयं अध्ययन की रुचि को पैदा करती है। दोष, तो इस विधि के दोष हैं, यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। इस विधि में शिक्षार्थियों में पाठ्यक्रम की नकल करने की संभावनाएं बढ़ती है। अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, इस विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हैं। शिक्षण की इस विधि में अध्यापक छात्रों के सम्मुख विषय से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करते हैं तथा छात्र आपस में मिलकर समस्याओं का निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए समाधान खोजते हैं। इस विधि से जांच की भावना का विकास होता है। यहाँ छात्र खुद स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करता है। इस विधि के गुण हैं, छात्रों में मानसिक तथा तार्किक शक्ति का विकास होता है। छात्रों में नई खोज एवं अनुसंधान करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अन्वेषण विधि द्वारा शिक्षण की पूरी प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ये विधि मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है क्योंकि इसमें करके सीखने तथा स्वयं सीखने आदि सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें भी कुछ दोष हैं। यह विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है। गलत निष्कर्ष निकालने की संभावना बनी रहती है। पाठ्यक्रम के सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है। प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि में करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना तथा ज्ञात से अज्ञात जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इस विधि में शिक्षक एक सहयोगकर्ता के रूप में कार्य करता है और छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से विषय वस्तु के तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। ये विधि ज्ञात से अज्ञात तथा करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया निहित होती है। इस विधि द्वारा ईमानदारी, परिश्रम की महत्ता, खोज, एकाग्रता, अवलोकन, स्पष्टता और अस्थायी ज्ञान जैसे गुण का विकास होता है। इस विधि द्वारा निरीक्षण और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि के भी कुछ दोष हैं। तो इस विधि के दोष हैं, ये विधि काफ़ी खर्चीली होती है। इस विधि के लिए विद्यार्थी का कुशल होना आवश्यक है और यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, शिक्षण की इस विधि में कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण किया जाता है तथा शिक्षार्थी को आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की स्थिति बनी रहती है। शिक्षण की इस विधि में सही एवं उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्प विद्यमान रहते हैं। इस विधि के माध्यम से हम किसी भी विशेषज्ञ से आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गुण है इसके, शिक्षण की यह विधि बहुत तीव्र है, समय की बचत होती है। यह विधि सिमुलेशन, मॉडलिंग आदि के लिए अधिक उपयोगी है। इस विधि में सूचना का प्रवाह गत्यात्मक रूप से होता है। और दोष है कि यह विधि काफ़ी खर्चीली है। ये इसका दोष है कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि का। फिर है आपकी खेल शिक्षण विधि। इस विधि में बच्चों को जटिल विषय सामग्री को खेल द्वारा आसानी से समझाया जाता है। इस विधि में खेल के माध्यम से सीखा जाता है। खेल से प्राप्त अधिगम अधिक अस्थायी माना जाता है। खेल द्वारा शिक्षा का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना है, जैसे समस्या का समाधान करने, तर्क वितर्क करने, टीम भावना आदि का विकास होता है। परस्पर संवादी संवादात्मक वीडियो विधि, इंटरैक्टिव वीडियो मेथड, शिक्षण की इस विधि में शिक्षार्थी को जिस विषय सामग्री को पढ़ाया जा रहा है उसका वास्तविक चित्र सहित वीडियो देकर शिक्षण कराया जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी को संबंधित विषय की सामग्री कर्म रहित ढंग से उपलब्ध हो जाती है। शिक्षण की इस विधि में शिक्षार्थी में निर्णय लेने की क्षमता, ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि में फीडबैक बहुत आसानी से तुरंत मिल जाता है। यथार्थवत शिक्षण या सतत अनुकरण या अनुरूप शिक्षण विधि,
सिमुलेशन मेथड। इस विधि में ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जो बिल्कुल वास्तविक स्थिति जैसी होती हैं। इसको नकली शिक्षण भी कहा जाता है। किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना ही यथार्थवत शिक्षण कहलाता है। इस विधि में कार्य करने वाले को भूतकाल और भविष्य में किए जाने वाले कार्य का अनुभव प्राप्त होता है। जैसे जब पायलट को हवाई जहाज चलाना सिखाया जाता है, तब उसे वास्तविक हवाई जहाज का प्रयोग नहीं करने दिया जाता, बल्कि वास्तविक हवाई जहाज जैसी स्थितियां पैदा की जाती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को भी इसी विधि द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आपकी हो गई है अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। फिर ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियों पर अगली वीडियो स्वयं प्रभा, मोक्ष और स्वयं जो आपका पॉइंट है